हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अगले टॉपिक पर, और अगला हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, या फिर हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था। कूलाम का नियम हमें दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है। ठीक है, और बल प्रतिकर्षण बल लगेगा या फिर आकर्षण बल लगेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? बल प्रतिकर्षण होगा या फिर आकर्षण होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो आवेशों की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। जैसे हम ये पढ़ते हैं कि दो समान अगर आवेश हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, और दो असमान आवेश हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, अब हर कहीं यानी आवेश, एक आवेश दूसरे आवेश को हर कहीं पर आकर्षित नहीं कर सकता। एक निश्चित एरिया होता है, आवेश के चारों ओर एक निश्चित एरिया होता है। उस एरिया, उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आता है तभी वो प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण बल आवेश लगा सकता है। जैसे आपने चुंबक में देखा होगा कि चुंबक के पास में अगर लोहे की वस्तु रखी हुई है तो कुछ दूरी पे रखी हुई है, एक निश्चित एरिया में रखी हुई है, तभी वो चुंबक उस लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। हर कहीं यानी बहुत ज़्यादा दूरी पे अगर लोहे की वस्तु चुंबक से अगर बहुत ज़्यादा दूरी पे रखी हुई है तो चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। ऐसे ही आवेश के चारों तरफ, जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ एक निश्चित एरिया है। जैसे हमने कह दिया कि ये इतना एरिया है, उस इतने एरिया में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा, जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पे क्यू नोट आवेश आया है, इस एरिया में है। ठीक है, तो ये आवेश इस आवेश पर क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा या फिर आकर्षण बल लगाएगा, वो किस पर डिपेंड करेगा कि आवेश की प्रकृति क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर आवेश पॉजिटिव है तो ये वाला आवेश इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो अगर ये क्यू नोट आवेश इस एरिया से बाहर होता तो ये वाला आवेश इस पर कोई बल नहीं लगा पाता। ठीक है, यानी किसी आवेश के चारों तरफ एक निश्चित एरिया होता है, उस एरिया में अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो वो आवेश क्या करेगा? पहले से जो आवेश उपस्थित है उसके कारण वो आवेश क्या करेगा? जो एरिया में आ रहा है वो आवेश क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, उस निश्चित एरिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि आवेश के चारों ओर स्थिर आवेश के कहेंगे, क्योंकि अगर आवेश गतिमान हो जाता है तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है। उसमें दो क्षेत्र होंगे, फिर विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र के लिए आवेश कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। जिसके चारों तरफ जो एरिया बन रहा है वो आवेश क्या होना चाहिए? स्थिर आवेश होना चाहिए। ठीक है, तो किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का एक निश्चित एरिया होता है, निश्चित क्षेत्र होता है, जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो पहले से उपस्थित आवेश के कारण क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। वो बल प्रतिकर्षण हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा? वो आवेश की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि आवेश हम कौन सा ले रहे हैं, कौन सा आवेश हम ले रहे हैं। ठीक है, तो उस निश्चित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप से समझने के लिए या गणितीय रूप से परिभाषित करने के लिए हम एक टर्म काम में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? जैसे अभी हमने देखा था कि एक हमने प्लस क्यू आवेश रखा और स्थिर आवेश है, और स्थिर आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा, स्थिर आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा, उसे हम क्या कह देंगे? विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। इस आवेश के चारों तरफ एक निश्चित एरिया होगा, एक निश्चित क्षेत्र होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने कोई आवेश लेके आए, हम क्यू नोट आवेश हम लेके आए। ठीक है, और ये वाला जो आवेश होता है प्लस क्यू नोट, इसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। इसकी वैल्यू या इसका मान जो है वो हम इतना छोटा लेते हैं कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, और इसकी वैल्यू हम बहुत छोटी लेते हैं। ठीक है, इतनी छोटी लेते हैं कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र
इसके कारण ये वाला आवेश इस पर जो बल लगा रहा है उसको प्रभावित न करे, यानी इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके कारण उस विद्युत क्षेत्र के कारण ये वाला आवेश इस आवेश पर जो बल लगा रहा है उस बल को वो प्रभावित न करे। ठीक है, इतना छोटा हम इसको लेते हैं, इसकी वैल्यू हम इतनी छोटी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये वाला आवेश इस आवेश पर जो बल लगाता है, ये वाला आवेश इस आवेश पर जो बल लगाता है उस बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम क्या लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ये जैसे मान लो कि हमने ये कहा कि ये वाला पॉइंट है एक विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र किसका है, इस आवेश का है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, उस पॉइंट पे हमने Q0 आवेश रखा, इस Q0 आवेश पर इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर कितना बल उत्पन्न हो रहा है उस बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में जैसे इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश पर लगने वाले बल को हम, इस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि एकांक धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होगा उस बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल कौन लगाएगा, ये वाला आवेश लगाएगा। ठीक है, ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो सूत्र हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको अगर हम गणितीय रूप में दिखाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दिखाएंगे कैपिटल ई से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होती है, कैपिटल ई से दिखाएंगे। ठीक है, और एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, यानी इस आवेश पर लगने वाला बल जो होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं। तो सूत्र हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F बट्टे हम क्या लिखेंगे, Q0 लिखेंगे। ठीक है, ये सदिश F। ठीक है, तो ये लिखा जाता है। अब इसका अगर मात्रक दिखाना चाहें तो मात्रक यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बल के लिए मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश के लिए क्या होता है, कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन बट्टे कूलाम बन जाएगा। ठीक है, और इसकी विमा अगर हम लिखना चाहें तो बल के लिए विमा क्या होती है, अगर हम विमा लिखना चाहें यहाँ पर तो बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T⁻²। ठीक है, और बट्टे में कूलाम है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए धारा के लिए सूत्र हम लिखते हैं I = Q/, हम क्या लिखते हैं, T लिखते हैं, हमें कूलाम यानी आवेश की विमा चाहिए तो Q बराबर हम क्या लिखेंगे, IT लिखेंगे, और इसके लिए विमा आ जाती है एम्पियर, धारा का मात्रक A⁻1, T समय के लिए तो T⁻1। ठीक है, अब इसको अगर हम और सरल करके लिखें तो m की पावर तो यहाँ पे कितनी है, 1 है, l की पावर भी 1 है, a की पावर -1 हो जाएगी, ऊपर लेंगे तो t की पावर 1 है तो ऊपर लेंगे, ये t की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये विमा लिखी जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा लिखी जाती है। इस सूत्र से अगर हम बल देखना चाहें, तो सदिश F बराबर हम क्या लिखेंगे, Q0 सदिश E लिखेंगे। तो ये बल इतना काम करता है आवेश पर। ठीक है, इतने आवेश से जो परीक्षण आवेश है वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा या फिर आकर्षित होगा। ठीक है, अगर धनावेश है तो इतना बल काम करेगा, और अगर ऋणावेश है तो यहाँ पे साइन हम किसका लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब साइन, नेगेटिव साइन जो होता है वो केवल बल की दिशा, हमें बल की दिशा ही व्यक्त करता है, परिमाण उतना ही रहना है जितना पहले था, यानी पॉजिटिव आवेश के कारण जितना बल उत्पन्न होता है उतना ही नेगेटिव आवेश क्या करेगा, परीक्षण आवेश पर उतना ही बल लगाएगा। यहाँ पे साइन नेगेटिव जो हम ले रहे हैं वो केवल किसको बताएगा, दिशा को बताएगा कि बल की दिशा पहले की तुलना में क्या हो गई, बदल गई। ठीक है, तो इतना बल काम करता है। अब अगर हम प्लस आवेश देखें तो विद्युत यहाँ पे ये वाला आवेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा इस तरफ। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमने प्लस Q आवेश रखा है, अगर यहाँ पे Q0 रखते हैं तो इसको इस तरफ ये प्रतिकर्षित करेगा, अगर Q0 आवेश यहाँ पे रखा जाए तो ये इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, Q0 अगर हम यहाँ पे रखें तो इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, Q0 यहाँ पे रखें तो ये इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा। यानी अगर प्लस आवेश है, प्लस आवेश पर बल कितना काम करेगा, Q0 E काम करेगा। ठीक है, सॉरी, प्लस आवेश के कारण जो बल काम करेगा वो कितना काम करेगा, Q0 E काम करेगा। ठीक है, और उस बल की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। जिस दिशा में बल की दिशा होती है उसी दिशा में कौन होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, याद रखोगे आगे से कि जिस दिशा में
बल काम करता है, जिस दिशा में आवेश के कारण बल उत्पन्न हो रहा है उसी दिशा में कौन होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी किसकी दिशा होगी, सदिश ई की दिशा होगी। सदिश राशियों के लिए दिशा ध्यान में रखनी जरूरी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, उसी दिशा में होगी। ठीक है। अगर हम नेगेटिव आवेश काम में लेते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे अगर नेगेटिव आवेश है तो Q नोट को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, इस तरफ आकर्षित होगा। ठीक है। अगर Q नोट को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये इस तरफ आकर्षित होगा। तो अगर पॉजिटिव आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, और नेगेटिव अगर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है। और हम ये कह सकते हैं कि प्लस आवेश के कारण बल जो लग रहा है उसके नेगेटिव आवेश जो होगा उसके कारण जो बल लगेगा वो पहले की तुलना में क्या लगेगा, विपरीत लगेगा। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन पर, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर हम ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस तरफ। ठीक है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल काम करेगा वो बल किस तरफ काम करेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम करेगा। ठीक है। बल जो काम करेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम करेगा। अगर प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन को विद्युत क्षेत्र क्या करता, उसी दिशा में ले जाता जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र लग रहा है। ठीक है। अब आगे देखिए, हम निकालते हैं, ये तो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र के बारे में। अगर हम किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश का मतलब होता है बहुत ही छोटा आवेश या अल्प आवेश कह सकते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें, बिंदु आवेश के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो बिंदु आवेश बिंदु हम किसको मान सकते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि किसी पॉइंट का आकार या उसकी त्रिज्या, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे दो स्टेशन हैं, उन स्टेशनों के मध्य जैसे चूरू से मुंबई को रेलगाड़ी जा रही है, तो रेलगाड़ी का जो आकार है वो चूरू से मुंबई की जो दूरी है उसकी तुलना में बहुत छोटा है। ठीक है। इसलिए हम रेलगाड़ी को वहाँ पे क्या मान सकते हैं, बिंदु मान सकते हैं। अगर रेलगाड़ी चूरू से रतनगढ़ जा रही है तो उसकी दूरी की तुलना में अगर हम पहले वाली दूरी देखें तो उसकी तुलना में दूरी कम है, तो हम रेलगाड़ी को वहाँ पे बिंदु नहीं मान सकते। तो इसका ये अर्थ निकलता है कि बिंदु कौन सा माना जाएगा, बिंदु वो माना जाएगा जिसमें क्या होगा कि बिंदु या पॉइंट का जो आकार होगा, यानी जिस पॉइंट को हम बिंदु कह रहे हैं उसका जो आकार होगा वो आकार क्या होगा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में क्या हो, बहुत ही छोटा हो, बहुत ही अलग हो, तब हम उस पॉइंट को बिंदु मान सकते हैं। ठीक है। उस कण को हम बिंदु मान सकते हैं। ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमने कोई प्लस क्यू आवेश रखा। ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर हमने क्या रखा, क्यू नोट आवेश रखा। ठीक है। इस पॉइंट क्यू नोट, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नाम दे दिया पी पॉइंट, और पी पॉइंट पे हमने यहाँ पे क्यू नोट आवेश रखा हुआ है। ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही अल्प है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बिंदु आवेश कह सकते हैं। क्यू नोट आवेश को हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। ठीक है। तो इस क्यू नोट जो आवेश है बिंदु पी पर उस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, जैसे अगर हम प्लस क्यू आवेश देख रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किस तरफ, इस तरफ ही होगी। ठीक है। और बल भी किस तरफ काम करेगा, इस तरफ ही काम करेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस परीक्षण आवेश है, ये तो प्लस ही रहना है, आवेश यहाँ पे चेंज हो सकता है। ठीक है। तो ये क्यू नोट आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, कौन सी दिशा में, इसी दिशा में। तो बल की दिशा भी यही होगी और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही होगी। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सूत्र हमने क्या लिखा था, सूत्र हमने लिखा था सदिश E बराबर हमने लिखा था सदिश F अपॉन हमने क्या लिखा था, क्यू नोट लिखा था। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पहले हमें F निकालना पड़ेगा, और F जो आता है उसके बट्टे में हमें क्या रखना पड़ेगा, क्यू नोट को रखना पड़ेगा, और क्यू नोट जैसे रखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बल निकालना पड़ेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि प्लस क्यू और क्यू नोट के बीच दूरी कितनी है, R है। ठीक है। सदिश R है। अब देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। सदिश F बराबर, यानी प्लस क्यू और क्यू नोट के मध्य बल कितना काम करेगा वो बल हम निकालेंगे, प्लस
सदिश एफ बराबर हम क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से के आएगा, ठीक है। पहला आवेश फिर दूसरा आवेश बट्टे में बीच की दूरी, ठीक है, r²। अब देखिए साथ में बल जो है वो सदिश राशि है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दिशा भी दिखाएंगे। और दिशा दिखाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एकांक सदिश काम में लेते हैं। और एकांक सदिश हमने यहाँ पे काम में लिया है r², ठीक है। तो ये बल का सूत्र लिखा गया सदिश F बराबर के क्यू नोट अपॉन r², ये हमारे पास आ जाता है बल। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, बल से हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। सदिश E बराबर क्या है हमारे पास, सदिश E बराबर F का यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो के क्यू नोट अपॉन में क्या जाएगा r², और अपॉन में क्या होगा क्यू नोट, और यहाँ पे r²। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हुआ, तो सदिश E का जो सूत्र हमारे पास निकल के आता है वो क्या आता है, के क्यू अपॉन क्या आता है r² आ जाता है, ठीक है। तो ये सूत्र हमारे पास जो निकल के आता है वो किसका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, ठीक है। अगर ये आवेश यहाँ पे अगर आवेश नेगेटिव होता तो इसमें हम बदलाव क्या करते हैं, इसमें हम बदलाव क्या कर देते हैं, यहाँ पे सूत्र लिखा जाता है सदिश E बराबर लिखा जाता के क्यू, बाकी सेम रहता r², और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं -r² लगा देते हैं। -r² हमें क्या निर्देश देता है या क्या व्यक्त करता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो विपरीत है, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो अगर नेगेटिव यहाँ पे आवेश होगा तो पहले की तुलना में क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है किसके कारण, नेगेटिव आवेश के कारण। अब अगर हम देखें E और R में अगर हम संबंध देखें, ठीक है, तो E और R एक दूसरे क्या हैं, व्युत्क्रमानुपात में हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, दो आवेशों के मध्य की दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे बल भी कम होता जाएगा, ठीक है। और बल अगर कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है, बल पर। जितना ज़्यादा बल लगेगा उतनी ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सूत्र लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा था F बराबर हमने क्या लिखा था, क्यू नोट E लिखा था, ठीक है। तो F ज़्यादा होगा, E ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो बल भी ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। अब E और R में अगर हम संबंध देखें तो दोनों कौन से अनुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में है। तो अगर हम ग्राफ खींचना चाहें किसके मध्य, E और R के मध्य अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो हमारे पास ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, घटता हुआ वक्र आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे E क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, और बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। अगले टॉपिक में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत सारे आवेशों के कारण निकालेंगे। साथ में मैं आपको और बता दूं कि जैसे E बराबर हमने जो लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे E बराबर हमने क्या लिखा है, सदिश E बराबर हमने लिखा के क्यू अपॉन r², और यहाँ पे r² लिखा, ठीक है। K का अगर हम मान रखते हैं, K की अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 1 अपॉन हम क्या लिखते हैं, 4πε0, 1/4πε0, Q अपॉन में आ जाता है r², और यहाँ पे आ जाता है r², ठीक है। और ε0 यहाँ पे क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। परमिटिविटी हम पढ़ चुके हैं, विद्युतशीलता हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। तो ε0 यहाँ पे क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। अब अगर इसी बल को हम लिखें किसके लिए, किसी माध्यम के लिए, जैसे यहाँ पे अगर दो आवेश निर्वात में रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हैं तब तो ये सूत्र हम लिखेंगे। अगर यही दो बल किसी माध्यम में रखे हैं, माध्यम में रखने का मतलब है हवा में रखे हैं, या फिर हवा के लिए तो हम लगभग इतना मान सकते हैं जैसे किसी अन्य माध्यम में रखे हैं, जैसे पानी में रखे हैं, ठीक है। अगर किसी माध्यम में दो आवेश रखे होते हैं तो उसके लिए सूत्र हम क्या लिखेंगे, इसमें बदलाव हम क्या कर देंगे, सदिश E बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा 1/4πε लिखा जाएगा, ठीक है। Q अपॉन में लिखा जाएगा r², और यहाँ पे आ जाता है r²। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। ε0 यहाँ पे क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। और एक सूत्र हमने लिखा था εr पैरा विद्युतांक लिखा था, पैरा विद्युतांक कह दें या फिर निरपेक्ष विद्युतशीलता कह दें। तो एप्सिलॉन r बराबर हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट लिखते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन r बराबर हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे अगर हम लिखना चाहें, इससे अगर हम एप्सिलॉन का मान बनाना चाहें तो एप्सिलॉन का मान यहाँ पे बनेगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r बनेगा। एप्सिलॉन का अगर हम यहाँ पे मान रख दें तो यहाँ पे आता है सदिश E बराबर यहाँ पे आता है 1/4πε0, ठीक है, 4πε0। और एप्सिलॉन का मान रख रहे हैं तो एप्सिलॉन नोट
एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर आ जाएगा यहाँ पर, और क्यू अपॉन में लिखा जाएगा आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास 1 नंबर समीकरण है, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। ठीक है, समीकरण 1 से और 2 से अगर हम देखें, इसको हम 1 मिनट के लिए ई नोट से दिखा दें, और इसको हम माध्यम के लिए लिख रहे हैं तो इसको हम ई एम से दिखा दें एक बार। ठीक है, समझने के लिए। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखें, समीकरण 1 में अगर हम 2 का भाग दें, समीकरण 1 में अगर हम 2 का भाग दें तो हम क्या लिखेंगे, ई नोट अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एम होगा। ठीक है, बराबर में क्या लिखा जाएगा, ई नोट जो हमारे पास है ये हमारे पास ई एम है। ई नोट जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, अपॉन में क्या होगा देखिए 1 अपॉन में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे आ जाता है एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, इतना हम लिखेंगे। अब इसमें देखिए, अब इसमें ये वाला मान इस मान से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ई नोट सदिश अपॉन में होगा ई एम सदिश, और बराबर में होगा एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर जो होगा पलट के ऊपर चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला तो मान कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता है ई नोट अपॉन ई एम बराबर आ जाता है एप्सिलॉन आर। ठीक है, और इससे अगर हम लिखना चाहें, इससे हम ई एम अगर लिखेंगे तो सदिश ई एम बराबर हम क्या लिखेंगे, ई नोट सदिश अपॉन में क्या होगा एप्सिलॉन आर लिखा जाएगा। ठीक है, अब ई एम क्या है, हमारे पास माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ई नोट यहाँ पे क्या है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। एप्सिलॉन आर का मान 1 से हमेशा बड़ा होगा, निर्वात के लिए 1 होता है, बाकी सभी माध्यमों के लिए 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा है तो हमारे पास ई एम का मान क्या होगा, कैपिटल ई नोट की तुलना में क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उससे नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, डिवाइड होगी, विभाजित होगी, तो ई एम का जो मान हमारे पास आएगा वो और छोटा आएगा, किससे, ई नोट से छोटा आएगा। तो हमेशा क्या होता है कि निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम में क्या हो जाती है, जितने गुना एप्सिलॉन आर का मान है उतना ही गुना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हमने बल में परमिटिविटी वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि बल जो होता है एप्सिलॉन आर की जितना ही गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी माध्यम में, ई एम का जो मान होगा वो छोटा मिलेगा हमें, किसकी तुलना में, ई नोट की तुलना में छोटा मिलेगा, ई नोट की तुलना में क्या मिलेगा, हमें छोटा मिलेगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर गुना ई एम का मान क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, किसकी तुलना में, माध्यम में जो निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी तुलना में माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ई एम का मान यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो माध्यम में है वो हमेशा कम होती है, किससे, जो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे सदैव क्या होती है, कम होती है। ठीक है।